जब सारी दुनिया उसे सबसे कमजोर हंटर कहती थी। वो तब भी चुपचाप अपनी किस्मत से लड़ रहा था। लेकिन जब मौत सामने आई तो किस्मत ने उसके लिए एक नया रास्ता खोल दिया। ये है संग जिनवू की कहानी, एक ई रैंक हंटर जो सबसे कमजोर से बन गया दुनिया का सबसे ताकतवर हंटर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी टेलिंग जोन, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं, महसूस कराई जाती है। और आज मैं लेकर आया हूं सोलो लेवलिंग की उस कहानी को जिसने पूरी एनीमे दुनिया में तूफान ला दिया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे आने वाले हैं ऐसे ट्विस्ट्स जो आपके होश उड़ा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन इंसानों की दुनिया में अचानक हर देश में दूसरी डायमेंशन से कुछ रहस्यमयी गेट्स खुलने लगे। इन गेट्स के अंदर थे खतरनाक मॉन्स्टर्स और भयंकर बीस्ट्स निकले, जिन्हें आम हथियारों से मारा नहीं जा सकता था, क्योंकि उनके पास थी मैजिकल पावर, जिसे कहते हैं माना। इन्हीं मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए सामने आए स्पेशली चोजन लोग, जिन्हें कहा जाता है हंटर्स। ये हंटर्स ऐसे वॉरियर्स हैं जो गेट्स खुलने के बाद अवेकन हुए और जिनके अंदर मना की ताकत आ गई। हर हंटर की एक रैंक होती है, सबसे नीचे ई रैंक, फिर डी, सी, बी एंड रैंक, और सबसे ऊपर होता है एस रैंक, जो इतने ताकतवर होते हैं कि अकेले ही पूरा शहर तबाह कर सकते हैं। रैंक हंटर को दुनिया में ताकतवर समझा जाता है, लेकिन असली ताकत तो उनके ऊपर होती है, जिन्हें कहते हैं नेशनल लेवल हंटर। ये हंटर किसी एक देश की ताकत के बराबर होते हैं। मतलब अगर ये चाहें तो अकेले ही एक देश को जमीन पर गिरा सकते हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ गिने चुने लोग ही हैं जो इस लेवल तक पहुंचे हैं। और जब ये मैदान में उतरते हैं तो रैंक हंटर भी उनके सामने छोटे लगते हैं। तो याद रखो, रैंक तो बस शुरुआत है, असली खेल तो नेशनल लेवल हंटर से शुरू होता है। 10 साल बाद ये गेट्स और मॉन्स्टर्स लोगों के लिए आम बात बन चुके हैं। अब इन गेट्स को कहा जाता है डंजियंस, और हंटर्स का काम होता है इन डंजियंस में जाकर मॉन्स्टर्स को मारना। लेकिन वो लोग सिर्फ इंसानियत बचाने के लिए नहीं लड़ते, उन्हें इसके बदले अच्छा पैसा भी मिलता है। क्योंकि जब हंटर्स मॉन्स्टर्स को मारते हैं तो उनके अंदर से निकलते हैं कीमती एसेंस स्टोन्स। ये छोटे चमकते हुए स्टोन्स हंटर्स के लिए कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। एसेंस स्टोन्स की वैल्यू उनके रैंक पर डिपेंड करती है। जैसे ई रैंक स्टोन्स का दाम कम होता है, जबकि एस रैंक स्टोन्स करोड़ों में बिकते हैं। पर हर इंसान हंटर नहीं बन सकता। दुनिया की आबादी में सिर्फ 10% लोग ही लकी होते हैं जिनमें ये ताकत जागती है, और उनमें से भी सिर्फ 5% लोग ही सी रैंक या उससे ऊपर पहुंच पाते हैं। हंटर्स को उनकी ताकत के हिसाब से रैंक किया जाता है, जहां ई रैंक हंटर थोड़ा ज्यादा ताकतवर इंसान होता है, और एस रैंक हंटर अकेले ही सिटी लेवल डिस्ट्रक्शन कर सकता है। लेकिन इस दुनिया में एक खास रूल है, जब कोई इंसान अवेकन होकर हंटर बनता है तो उसकी रैंक और पावर फिक्स हो जाती है। चाहे वो कितना भी ट्रेनिंग कर ले, उसकी रैंक कभी नहीं बढ़ सकती। इसीलिए ज्यादातर हंटर्स अपनी फाइटिंग स्किल्स और कॉम्बैट आईक्यू को इंप्रूव करते हैं, ताकि लड़ाई में जिंदा बच सकें और ज्यादा ताकतवर बन सके। बस यही है सोलो लेवलिंग की दुनिया का बेसिक रूल, जहां गेट्स खुलते हैं, मॉन्स्टर्स आते हैं, और सिर्फ चुने हुए हंटर्स ही उनसे लड़ते हैं। 3 साल पहले साउथ कोरिया, जेजू आइलैंड, वॉरशिप्स का एक फ्लीट एक छोटे से आइलैंड को चारों तरफ से घेर लेता है। वे नॉर्मल हथियारों से हमला नहीं करते, क्योंकि क्रू जानता है कि उन वेपन्स का जेजू आइलैंड के मॉन्स्टर्स पर कोई असर नहीं होगा। ये लड़ाई सिर्फ हंटर्स के लिए है। जेजू आइलैंड रेडिंग स्क्वाड के हंटर्स इकट्ठा होते हैं ताकि जंगल से निकल रही रेड एंट्स को खत्म किया जा सके। तलवारें, शील्ड्स, डैगर्स और मैजिक लिए मर्द और औरतें बहादुरी से इन विशाल एंट्स से लड़ते हैं। लेकिन लॉरेंक हंटर्स इन मॉन्स्टर्स के सामने दब जाते हैं। सारी उम्मीदें टूटती दिख रही थी। तभी एक हुडेड आदमी लड़ाई में कूद पड़ता है। वह एक बुरी तरह घायल हंटर को हील करता है, जबकि उसके 2 साथी बाकी बीस्ट्स का खात्मा करते हैं। ये तीनों हीरोज हैं
एस रैंक हंटर्स मिन ब्यूंग्यू, यन सियोक और बेक यून हो, जो बचाने के लिए आए हैं। लड़ाई के दौरान एक विशाल सफेद एंट यूनहो को चैलेंज करता है, लेकिन यूनहो उसे आसानी से हरा देता है। थोड़ी देर बाद और भी व्हाइट एंट्स यूनहो और यन सियोक पर हमला करते हैं। पास ही चोई जोंगिन शहर से जंगल की लड़ाई देख रहा होता है। वो एंट्स के एक ग्रुप पर फायरी असॉल्ट करता है और फिर अपनी टीम हंटर्स गिल्ड को आगे बढ़ने का इशारा करता है। 3 साल बाद साउथ कोरिया। संग जिनवू, एक ई रैंक हंटर, इतना कमजोर कि हर रेड में सबसे पीछे रखा जाता है। उसे लोग ह्यूमन लायबिलिटी कहते हैं, एक बोझ जो बस जिंदा लटक रहा है। लेकिन फिर भी वो हर मिशन में जाता है, अपनी बीमार मां का इलाज कराने के लिए और अपनी बहन की पढ़ाई के लिए। इस कमजोरी में भी जिनवू कभी हार नहीं मानता। एक दिन जिनवू और कुछ हंटर्स एक आसान डीरेन डंजन में घुसते हैं, लेकिन बॉस रूम में कोई बॉस नहीं होता, बल्कि वहां मिलता है एक और दरवाजा, डबल डंजन। अंदर जाते ही हर तरफ उजाला होता है। बहुत सारे विशाल मूर्तियां हर तरफ दिखते हैं और बीच में उनमें सबसे बड़ा एक गॉड स्टैचू जो अपने थ्रोन पर बैठा हुआ होता है। एक छोटे एंजल जैसी दिखने वाली स्टैचू ने पकड़ी हुई स्टोन टैबलेट पर 3 रूल्स लिखे थे। उन्हीं नियमों को सबसे पहले पढ़ते हैं हंटर सॉन्ग चियोल और वो सबको जोर से सुनाते हैं। ईश्वर की स्तुति करो, ईश्वर की आराधना करो, अपनी श्रद्धा प्रमाणित करो। लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। अचानक दरवाजा जोर से खुद ब खुद बंद हो जाता है, जिससे टीम का एक सदस्य घबराकर जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलने के लिए बढ़ता है, दरवाजे के दोनों ओर खड़ी मूर्तियों में से एक जैसे जिंदा हो उठती है। मूर्ति अचानक अपनी विशालकाय हथियार उठाती है और अगले ही पल खून की एक लाल लकीर हवा में उड़ती है। फिर वो मूर्ति चुपचाप वापस अपनी जगह पर लौट जाती है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अपने एक टीम मेंबर को मरा हुआ देखकर बाकी सभी लोग घबरा जाते हैं। अचानक गॉड स्टैचू अपनी आंखें खोलता है, एक तेज बीम निकलती है और आधे हंटर्स पल में राख बन जाते हैं। जिनवू, जूही, हीलर और कुछ बाकी लोग मुश्किल से बचते हैं। वो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। जिनवू सॉन्ग ची यूल से पूछता है 3 रूल्स के बारे में। जिनवू सबसे कहता है कि सबको मूर्ति के सामने झुकना होगा। कुछ लोग सोचते हैं, पर बाद में सभी झुकते हैं। ये देखकर गॉड स्टैचू डरावनी मुस्कान बनाता है। कुछ देर कुछ नहीं होता जब सभी झुके हुए होते हैं। बाद में कुछ लोग उठ जाते हैं और तभी जो लोग झुकते हैं वो बच जाते हैं, लेकिन जो नहीं झुकते उन पर मौत बरसती है। हर मूर्ति अचानक से जिंदा हो जाती है और एक एक करके हंटर्स मारे जाने लगते हैं। चीख पुकार, खून से लथपथ जमीन और संगीन मूर्तियों का तांडव, ये किसी नरक से कम नहीं। संग जिनवू, जो कि अब तक घायल है और बुरी तरह डरा हुआ है, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को बचाने की कोशिश करता है। उसके चेहरे पर डर, दर्द और जिम्मेदारी सब कुछ साफ झलकता है। पर जिनवू हिम्मत नहीं हारता, एक एक करके पजल सुलझाता है। आखिर में जिनवू खुद को बलिदान कर देता है ताकि बाकी लोग बच सके। सभी हंटर उसे वही छोड़कर भाग जाते हैं। बाद में सभी मूर्तियां जिनवू को एक एक करके अटैक करते हैं। खून से लथपथ जिनवू मरने ही वाला होता है, लेकिन तभी सामने आता है एक ब्लू स्क्रीन। आपने सभी शर्तें पूरी कर ली है, आप खिलाड़ी के रूप में चुने गए हैं। अगले दिन वो हॉस्पिटल में उठता है, जिंदा। अब उसके सामने गेम जैसी स्क्रीन आती है, डेली क्वेस्ट्स, एक्सपी और पेनल्टीज। हर दिन उसे 100 पुशअप्स, दौड़ना और ट्रेनिंग करनी पड़ती है। अगर ना करे तो पेनल्टी जोन में भेज दिया जाता है। वो सोचता है मजाक है और इग्नोर करता है। कुछ घंटे बाद वो एक रेगिस्तान की दुनिया में पहुंच जाता है। वहां पर उसने बहुत बड़े बड़े रेंगने वाले कीड़े देखे। 4 घंटे तक उसको बचना होता है और किसी तरह वो 4 घंटे तक बचकर वही हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अब हॉस्पिटल रूम एक जिम बन चुका है, जिन वो दिन रात पसीना बहा रहा है। सिटअप्स, पुशअप्स,
दौड़, हर टास्क पूरा कर रहा है। कुछ दिन बाद सिस्टम उसे एक की देता है, एक लो लेवल डंजन खोलने के लिए। वो जाता है अकेले, बिना किसी टीम के। अंदर छोटे छोटे गॉब्लिन्स, स्टील फैंग वुल्व्स, और आखिर में आता है एक विशाल पाइथन बॉस, नीले चमड़े वाला नाग। जिन्वू पहली बार असली हंट करता है। उसके हर हमले में तेजी है, फोकस है, और सबसे बड़ी बात, डर नहीं है। आखिर में वो उस स्नेक बॉस को मार देता है। जिन्वू धीरे धीरे स्ट्रांग बन रहा है। जिन्वू अब नया इंसान है। उसकी ताकत हर दिन बढ़ रही है। लेकिन दुनिया को अभी नहीं पता कि ये ई रैंक हंटर अब क्या बन चुका है। कुछ दिन बाद वो एक रेड पर जाता है, जहां वैंग डोंगसक नाम के एक हंटर और उसकी टीम से मिलता है। वैंग डोंगसक और उसकी टीम ने जिन्वू और एक नए हंटर को अपने टीम में लिया, एक सी रैंक डंजन क्लियर करने के लिए। यही पहली बार जिन्वू की मुलाकात हुई यो जिन्हो से। बॉस रूम में विशाल मकड़ी अपने घोंसले में सो रही थी। वैंग डोंगसक और उसकी टीम जिन्वू और जिन्हो को स्पाइडर बॉस के रूम में छोड़कर कुछ सामान लाना है बोलकर चले जाते हैं। बाहर जाते ही डोंगसक की टीम ने स्पाइडर बॉस के कमरे में बंद कर देते हैं, ताकि बॉस उन दोनों को मार दे। फिर वो सब कुछ लूट कर बाहर निकल जाएंगे और कह देंगे कि डंजन में एक हादसा हो गया। जिन्वू अकेले विशाल मकड़ी बॉस से लड़ता है। धीरे धीरे उसके पैरों और कमजोर जगहों पर वार करता रहा। जिन्वू की स्पीड अब पहले से तेज थी और उसके पास अब क्वेस्ट्स और स्किल्स का फायदा था। लड़ाई में उसने बार बार स्पाइडर के पैरों को काटा, जिससे वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। जब स्पाइडर बॉस ने एक बड़ा हमला किया, जिन्वू ने उस वक्त अपनी पूरी ताकत लगाकर क्रिटिकल स्ट्राइक मारी, सीधा उसकी आंखों और सिर पर। यही हमला इतना ताकतवर था कि स्पाइडर बॉस वही गिर पड़ा और मारा गया। वैन डोंगसक की टीम उसे मारने की प्लानिंग करती है, ताकि सारा लूट खुद ले सके। और तभी सिस्टम देता है एक कोल्ड वार्निंग, इमरजेंसी क्वेस्ट एक्टिवेटेड। अपने जीवन को खतरे में डालने वाले दुश्मनों को मार डालो, नहीं तो तुम्हारा दिल रुक जाएगा। जिन्वू के अंदर कुछ टूट जाता है। अब जिन्वू को समझ आ गया है, वो सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर रहा, बल्कि सिस्टम ही उसे कंट्रोल कर रहा है। जिन्वू अकेले पूरी वैंग डोंगसक की टीम से भिड़ जाता है। धोखेबाज हंटर उसे चारों तरफ से घेरते हैं, लेकिन वो अब ई रैंक वाला जिन्वू नहीं रहा। उसकी आंखों में न डर है, न दया, बस एक मिशन, उन्हें मार डालो इससे पहले कि वे मुझे मार डालें। वो एक एक करके सबको मारता है और आखिर में वैंग डोंगसक का सिर काट देता है। संग जिन्वू अब तक कई खतरनाक डंगन्स को पार कर चुका है। वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बन चुका है, लेकिन अब उसका मकसद सिर्फ ताकत हासिल करना नहीं है। अब वो लड़ रहा है अपनी मां की जिंदगी के लिए। सिस्टम ने उसे एक नया रेयर आइटम दिया है, एक स्पेशल की जो खोलती है एक भयानक जगह का दरवाजा, द डीमन कैसल। जिन्वू को डीमन कैसल में छुपी एक बहुत ही पावरफुल मैजिकल हीलिंग पोशन चाहिए, जिसका नाम है एलिक्सर ऑफ लाइफ। यही वो चीज है जिससे वो अपनी मां को उस गहरी नींद से वापस ला सकता है। जैसे ही वो डीमन कैसल में दाखिल होता है, चारों तरफ जलती हुई धरती, आग के लपटों से भरा आसमान, हर कदम पर मौत का साया मंडरा रहा है और सामने खड़ा है उसका पहला दुश्मन, सेरब्रस, 3 सिरों वाला राक्षस, जो डीमन कैसल का गेटकीपर है। सेरब्रस आग उगलता है, उसकी हर चाल बिजली जैसी तेज है। जिन्वू अपनी पूरी ताकत लगाता है। सेरब्रस के खिलाफ फाइट एकदम ब्रूटल होती है। सेरब्रस जिन्वू को एक चू टॉय की तरह इधर उधर पटकने लगता है, लेकिन जिन्वू अपनी ट्रेनिंग के डेली क्वेस्ट से बची हुई एक हील का इस्तेमाल करके खुद को बचा लेता है। धीरे धीरे जब वो स्थिति को समझकर खुद को संभालता है, तब जिन्वू सेरब्रस को हरा देता है और बदले में उसे काफी अमेजिंग लूट मिलती है। जिन्वू को सेरब्रस से एक इंपॉर्टेंट रिवॉर्ड मिलता है, डीमन कैसल की अगली मंजिल की एंट्री की, और साथ ही कुछ रेयर हीलिंग आइटम्स। लेकिन एलिक्सर ऑफ लाइफ अभी भी कैसल के ऊपरी फ्लोर्स में छुपा है। अब ये मेरे सर्वाइवल की बात नहीं, अब ये मेरी मां की जान का सवाल है।
चाहे सामने सेरब्रस हो या कोई डीमन किंग, मैं नहीं रुकने वाला। लेकिन पहले मुझे अपना लेवल बढ़ाना होगा। यहां तक कि इस 3 सिर वाले कुत्ते को हराना भी मुश्किल था। अगर मैं अभी वहां गया तो मैं मर जाऊंगा। इसलिए पहले मैं और मजबूत बनूंगा, फिर वापस आऊंगा। इसके बाद जिनवू एक रेस्टोरेंट में जिन्हों मिलता है, वही अमीर लड़का जिसकी जान जिनवू ने स्पाइडर बॉस की गुफा में बचाई थी। जिन्हों उसे अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर देता है और बदले में 30 बिलियन वोन का सौदा करता है। लेकिन जिनवू के लिए पैसा जरूरी नहीं, उसके लिए सोलो लेवलिंग ही सब कुछ है। जब जिन्हों उसे धमकी देता है कि अगर उसने मना किया तो वो उसकी ताकत का राज खोल देगा, तो जिनवू अपनी खतरनाक नजरों से जवाब देता है और बिना कोई सौदा किए वहां से चला जाता है। अब हंटर एसोसिएशन ने एक नई सीरेंग डंजन रेड का आयोजन किया है, जिसमें जिनवू को भी आमंत्रित किया गया है। इस रेड में उसके पुराने साथी ली जूही, सॉन्ग और 2 लोग भी शामिल हैं, जो डबल डंजन के जीवित बचे हुए सदस्य हैं। रेड का नेतृत्व कर रहा है कान तेशेक, एक बी रैंक हंटर। उसका काम है 3 अपराधी हंटर्स की निगरानी करना, जिन्हें इस डंजन में भेजा गया है। डंजन में प्रवेश करते ही ली जूही की आंखों में डर साफ झलकता है। डबल डंजन की यादें उसे फिर से सताने लगती है। जिनवू समझता है कि कुछ घाव समय के साथ भी नहीं भरते। जिनवू को एहसास होता है कि तेशिक का असली उद्देश्य कुछ और ही है। वो इन अपराधियों का उपयोग करके अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति करना चाहता है। डंजन के अंदर एक के बाद एक घटनाएं घटती है। तेशिक अपने असली रूप में सामने आता है, एक निर्दयी हत्यारा जो अपने रास्ते में आने वाले किसी को भी नहीं छोड़ता। वो ली जूही पर हमला करता है, लेकिन जिनवू समय रहते उसे बचा लेता है। इसके बाद जिनवू और तेशिक के बीच एक तीव्र मुकाबला होता है। तेशिक एक असैसिन क्लास हंटर है। वो स्टेल्थ और पॉइजन डैगर अटैक्स में माहिर है। उसने अपनी इनविजिबिलिटी का इस्तेमाल कर जिनवू पर स्नीक अटैक्स किए। तेशिक की स्पीड बहुत ज्यादा थी और उसने कई बार जिनवू को मारने की कोशिश की। शुरुआत में जिनवू थोड़ा सरप्राइज होता है, क्योंकि तेशिक की स्पीड और स्टेल्थ हमलों से बचना मुश्किल था। लेकिन फिर जिनवू ने अपनी शैडो स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए तेशिक के मूवमेंट्स को पढ़ना शुरू किया। जिनवू ने अपनी सुपरह्यूमन रिफ्लेक्सेस से तेशिक के अटैक्स को डॉज किया। तेशिक की तेजी और फुर्ती के बावजूद जिनवू अपनी नई ताकतों का इस्तेमाल करके उसे हरा देता है। यह लड़ाई जिनवू के लिए एक अहम मोड़ बनती है, जहां वह अपनी शक्तियों और जिम्मेदारियों को और अच्छे से समझता है। तेशिक को हराने के बाद जिनवू को एक रून स्टोन मिला। इस घटना के बाद जिनवू, ली जूही और सॉन्ग चियूल के बीच एक नया विश्वास स्थापित होता है। वे समझते हैं कि अतीत की घटनाएं उन्हें तोड़ नहीं सकती, बल्कि उन्हें और मजबूत बनाती है। उस पत्थर में की स्टेलथ स्किल है। रून पत्थर को तोड़ने के बाद जिनवू स्टेल्थ को सीखता है। इससे वो समझ गया कि वो न केवल मॉन्स्टर को हराकर, बल्कि इंसानों को हराकर भी नए स्किल और अनुभव प्राप्त कर सकता है। नई स्किल हासिल करने के बाद अब जिनवू पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन चुका था। अब वो दुश्मनों के लिए एक इनविंसिबल शिकारी बन गया था, जो नजरों से ओझल होकर इतनी तेजी से वार करता कि सामने वाला संभल भी न पाए। इसी बीच जिनवू और जिन्हों ने आखिरकार साथ में टीम अप करने का फैसला किया। लेकिन डंजन्स को रेड करने के लिए कुछ नियम थे और अब उन्हें कम से कम 6 लोगों की टीम चाहिए थी। जिन्होंने अपने पिता के पैसों का इस्तेमाल किया और कुछ रैंडम हंटर्स को हायर कर लिया। लेकिन उन हंटर्स का काम सिर्फ बाहर इंतजार करना था, क्योंकि असली खेल अंदर होने वाला था। डंजन के अंदर जिनवू अपनी ताकत का कहर बरसता, एक के बाद एक मॉन्स्टर्स को चुपचाप मौत के घाट उतारता और जिन्हों बड़ी होशियारी से उन मरे हुए मॉन्स्टर्स के मैजिक क्रिस्टल्स इकट्ठा करता। ऐसे ही अगले कुछ दिनों में दोनों ने मिलकर कई बी लेवल डंजन्स को आसानी से क्लियर कर लिया। आपने जॉब चेंज क्वेस्ट के लिए क्वालिफिकेशन प्राप्त कर ली है। क्या आप इसे स्वीकार करना चाहेंगे? जॉब चेंज क्वेस्ट, क्या ये मेरी ताकत को और बढ़ा सकता है? एक्सेप्ट। स्क्रीन चमकती है
और जिनवू एक नई जगह पर टेलीपोर्ट होता है। सिस्टम जॉब चेंज क्वेस्ट में आपका स्वागत है। क्वेस्ट को पूरा करने के लिए सभी दुश्मनों को हराएं। हार होने पर मौत हो जाएगी। जिनवू आंखें तेज करते हुए, तो कोई रास्ता वापसी का नहीं है, या तो जीतूंगा या मरूंगा। जिनवू ने जैसे ही जॉब चेंज क्वेस्ट शुरू किया, सामने थी अनडेड नाइट्स की पूरी आर्मी और जादूगर। अब तक जिनवू ने जितने भी मॉन्स्टर्स मारे थे, ये सब उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर थे। ये लड़ाई अब तक की सबसे खतरनाक थी। हर तरफ से अनडेड नाइट्स तलवारों से हमला करते हैं और दूर से जादूगर हमला करते हैं, लेकिन जिनवू पीछे नहीं हटा। जिनवू अपने लिमिट क्रॉस करता है। अपनी रफ्तार और डैगर से उसने एक एक दुश्मन को गिराया, आग के स्पेल्स को चकमा दिया और सीधे जादूगर के सीने में वार किया। दुश्मन खत्म होते गए और जिनवू और भी ताकतवर बनता गया। जिनवू बॉस के कमरे की ओर जाता है। जिनवू ने बॉस रूम खोला और अंदर चला गया। जिनवू का सामना हुआ अब तक के सबसे खतरनाक बॉस से, ब्लड रेड कमांडर इग्रिस। एक ऐसा नाइट जो पूरा लाल रंग का हेवी आर्मोर पहने हुए था और जिसके हाथ में थी एक बड़ी शाइनिंग स्वॉर्ड। जैसे ही फाइट शुरू होती है, इग्रिस बिना किसी वार्निंग के जिनवू पर टूट पड़ता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि जिनवू को संभलने का मौका ही नहीं मिला। हर वार में आग थी, हर कदम पर मौत थी। हर बार जब इग्रिस की स्वॉर्ड हवा में चलती थी, वो इतनी भारी और तेज होती थी कि जिनवू को सिर्फ बचना ही पड़ता था। लेकिन फिर भी वो पूरी तरह बच नहीं पाया। लेकिन जिनवू पीछे नहीं हटा। शुरुआत में इग्रिस ने जिनवू की धुलाई कर दी थी। इग्रिस ने अपनी भारी तलवार जमीन में गाड़ दी और अब वो सीधे हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए जिनवू की तरफ बढ़ा। तलवार के बिना भी इग्रिस की ताकत कम नहीं हुई, बल्कि अब वो और ज्यादा तेज और खतरनाक बन चुका था। इग्रिस ने एक ही पंच में जिनवू को हवा में उछाल दिया और अगले ही सेकंड में उसका हाथ पकड़कर उसे सीधा जोर से दीवार में पटक दिया। फिर इग्रिस ने बिना रुके जिनवू को खींचा और दूसरी तरफ की दीवार में फिर से पटका। जिनवू का बॉडी डैमेज से भर चुका था। एचपी तेजी से गिर रही थी और उसके बोन्स भी मानो चटक रहे थे। लेकिन जिनवू ने हार नहीं मानी। अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करके एक आखिरी वार में इग्रिस घुटनों पर गिर पड़ा। जिनवू ने बड़ी मुश्किल से इग्रिस को हराया। जैसे ही वो थोड़ा राहत महसूस करता है, बहुत सारे पोर्टल खुलते हैं और वहां से एक पूरी अनडेड आर्मी बाहर निकलती है। अनडेड नाइट्स, एलीट सोल्जर्स और मेजेस। जिनवू समझता है कि असली ट्रायल अभी खत्म नहीं हुआ। ये गेट एक कंटिन्यूअस चैलेंज है, जहां जीत के बाद और ज्यादा ताकतवर दुश्मन आते हैं। अब जिनवू अकेला इन सैकड़ों अनडेड मॉन्स्टर से लड़ता है। फाइट बहुत इंटेंस होती है। जिनवू के हाथ में बस अपनी स्पीड और अपनी स्ट्रेंथ होती है। जिनवू की सांसें भारी थी, शरीर से खून बह रहा था। वो पूरी तरह बेबस हो चुका है और अपनी शारीरिक ताकत की आखिरी लिमिट तक पहुंच गया है। ना कोई माना बची थी, ना स्किल्स चलाने की ताकत, और उसकी थकान एक्सट्रीम पर है। लेकिन जिनवू फिर भी हार नहीं मानता और जो थोड़ी ताकत बची है उसी से लड़ता है, बस अपने हाथों से। आखिरी दम तक लड़ता रहा। हर एक नाइट को गिराया, लेकिन दुश्मन रुकते नहीं थे। वो तो लहरों की तरह आते ही जा रहे थे। तभी उसके दिमाग में फिर वही आवाज गूंजने लगी, जब उसे सभी इंसानों में सबसे कमजोर हंटर कहा जाता था। उसका पास्ट सेल्फ उसे ताने देता है, ई रैंक हंटर, बस यही तेरी औकात है। उसकी परछाई हंस रहा था, कह रहा था, तू चाहे जितना बदल ले शरीर को, अंदर से तो तू अब भी वही कमजोर इंसान है। जिनवू की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। चुप हो जा, वो चिल्लाता है। लेकिन तभी एक नाइट ने उसे पकड़कर जमीन पर इतनी जोर से पटका कि उसका सिर मिट्टी में धंस गया। उसके सिर से खून बह रहा है। सारी दुनिया धुंधली होने लगी। उसके कानों में अब भी वही ताने गूंज रहे थे, अभी भी तेरी कोशिशें नाकाफी है।
अभी तू हारने वाला है। और तभी एक नाइट उसकी ओर बढ़ा, तलवार ऊपर उठाई, आखिरी वार करने के लिए। जिन्वू के दिल में वही पुराना डर वापस आ गया। डबल डंजन की वो रात याद आ गई। कार्टनन टेम्पल का वो नरसंहार याद आ गया, जहां सिस्टम ने उसकी जान बचाई थी। और आज वो सिस्टम फिर उसे बचाने वाला था। तभी उसकी परछाई मुस्कुराई। लगता है कि अभी ये लोग तुझे मरने नहीं देंगे। और जाते जाते उसने कहा, अगली बार मिलते हैं। जिन्वू मरने ही वाला था, लेकिन वो नहीं मरा, क्योंकि वो हमारा मेन कैरेक्टर है। वो बच जाता है क्योंकि उसने अपनी डेली क्वेस्ट पूरी नहीं की थी। और इसी वजह से उसे एक डेजर्ट में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है, जहां उसे मल्टीपल जायंट सेंटिपीड से लड़ना पड़ता है, ताकि वो लेवल अप कर सके और अपनी स्टैमिना को रिस्टोर कर सके। फिर जब वो वापस डंजन में आता है, हर किल के साथ उसका लेवल बढ़ता गया। उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड सीमा से बाहर जाने लगी। और जिन्वू ने पहली बार महसूस किया कि वो अब सिर्फ लेवल अप नहीं कर रहा, वो असली ताकतवर हंटर बन रहा है। एक के बाद एक नाइट्स गिरते रहे, अनडेड नाइट्स धूल में मिलते गए, तो वो वहां के सारे नाइट्स और मेजेस को हरा देता है। और आखिरकार संग जिन्वू अकेला उस बैटलफील्ड में खड़ा था, जीत के साथ। तभी सिस्टम ने कहा, कंग्रेचुलेशंस, जॉब चेंज क्वेस्ट कंप्लीटेड। जिसका रिजल्ट ये होता है कि उसका जॉब चेंज होकर नेक्रोमांसर बन जाता है, लेकिन साथ में उसे कुछ बोनस पॉइंट्स भी मिलते हैं, जिससे उसका जॉब अपग्रेड होकर शैडो मोनार्क बन जाता है। एक ऐसा इंसान जो डेड को समन करके उन्हें अपने मिनियंस की तरह कंट्रोल कर सकता है। उसने महसूस किया कि ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये था उसकी नई ताकत का जन्म। न्यू स्किल अनलॉक्ड, शैडो एक्सट्रैक्शन। ये वो स्किल थी जो जिन्वू को असली शैडो मोनार्क बनाने वाली थी। लेकिन इस स्किल का असर कैसा था? क्या सच में ये काम करती थी? ये जानने के लिए जिन्वू ने अपने सामने गिरे एक साधारण अनडेड नाइट की लाश पर पहली बार शैडो एक्सट्रैक्शन आजमाया और कहा, अराइस। और तभी उस अनडेड नाइट की लाश से काले धुएं का बादल निकलने लगा, आर्मोर हिलने लगी, और देखते ही देखते बहुत सारे काली शैडो जिन्वू के सामने आ गए। यही था वो पल जब संग जिन्वू ने अपनी पहली शैडो समन कर ली थी। लेकिन जिन्वू यही नहीं रुका। उसने अब अपनी नजरें उस मॉन्स्टर पर डाली जिसने उसे दीवारों में पटक कर रौंदा था। ब्लड रेड कमांडर इग्रिस। उसने गहरी सांस ली और इग्रिस की लाश की तरफ हाथ बढ़ाकर कमांड दिया, अराइस। लेकिन कुछ नहीं हुआ। इग्रिस की लाश वैसे ही पड़ी रही। जिन्वू रुका नहीं। उसने दूसरी बार थोड़ा जोर देकर कहा, अराइस। लेकिन फिर भी इग्रिस की लाश वैसे ही पड़ी रही। फिर से नाकामी। लेकिन संग जिन्वू ने हार नहीं मानी। उसने तीसरी बार और भी ज्यादा मजबूत इरादे के साथ कहा, क्या तुम अपने राजा का इंतजार कर रहे हो? एक खाली सिंहासन की रक्षा करने के बजाय किसी के लिए लड़ो। तुम हो नाइट कमांडर इग्रिस, एक योद्धा। क्या अपनी तलवार को यूं ही जंग लगने दोगे, या मेरे आदेश पर उसे फिर से उठाओगे? मेरे सामने घुटने टेक दो और अपनी लॉयल्टी उस व्यक्ति को सौंप दो जो तुम्हारे सामने खड़ा है। Arise. अंधेरे से इग्रिस का शैडो उठा और उसकी लाल आंखें फिर से जली। अब वो जिन्वू का पहला एलीट शैडो सोल्जर बन चुका था। साथ ही बाकी मरे हुए नाइट्स भी उठे। अब जिन्वू अकेला नहीं था। अब उसके पास थी अपनी पहली शैडो आर्मी। जो कभी वीकेस्ट हंटर था, अब वो एक ताकतवर हंटर बन चुका है। कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ ट्रेलर था। असली जंग तो अब शुरू होगी। अगर तुम संग जिन्वू की असली ताकत और उसकी शैडो आर्मी का कहर देखना चाहते हो तो नीचे लिखो पार्ट 2 फीट। वरना अगली बार जब शैडोज की आर्मी उठेगी तुम उसका हिस्सा नहीं बन पाओगे। तो अभी सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ और तैयार हो जाओ उस पल के लिए जब गूंजेगा सिर्फ एक शब्द, Arise।